नमस्कार शिवानंद जी। जैसा हाँ जी। अभी हमने सभी राज्यों के विषय में भी जाना है कि कई जगह जो है नियुक्तियां नहीं हुई है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो जो 10 सूचना आयुक्त थे उनकी नियुक्ति हो चुकी है। उनमें से उनमें कुछ पत्रकार भी बनाए गए हैं। तो लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति आप जानते ही हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति कितनी खराब है। इसमें एक जजमेंट जो था जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अब्दुल नजीर 2019 का जजमेंट है। 15 फरवरी 2019 में आया था। उसमें उन्होंने इस विषय को बहुत अच्छे से एड्रेस भी किया था। और खास तौर से जो ये विषय इसमें उठाया, उन्होंने उसके कई महत्वपूर्ण बिंदु थे। उनमें से एक बिंदु ये भी था कि डाइवर्स बैकग्राउंड से नियुक्ति होनी चाहिए। इसमें कमिटी का बायस दिखता है, ऑफिसर्स क्लास का बायस दिखता है, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जो सर्च कमेटी बनी, वो सर्च कमेटी सिर्फ ऑफिसर्स की ही बनती है। तो ऑफिसर्स की ही अगर सर्च कमेटी बनेगी तो जाहिर है कि जब इंफॉर्मेशन कमीशन के कमिश्नर्स का चयन होगा तो उसमें बायस रहेगा। वो अपने क्लास जो ऑफिसर्स हैं वो अपने ही क्लास के लोगों को प्रायोरिटी देंगे, उन्हीं का सिलेक्शन पर ज्यादा ध्यान रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस पर क्लास बायस दिखता है, और डाइवर्स बैकग्राउंड से लोगों का होना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक सर्विस से जो आने वाले लोग हैं वही बेहतर व्यक्ति होते हैं, बेहतर काम करते हैं। और ये तो हम लोग एग्जाम्पल देख ही चुके हैं साक्षात, जिसमें शैलेश गांधी जी रहे हैं, दूसरे अन्य कई सूचना आयुक्त रहे हैं जो डाइवर्स बैकग्राउंड से आए। उन्होंने बहुत अच्छा मतलब, जिन्होंने जिसको कहते हैं कि एक मील का पत्थर स्थापित करना सूचना के क्षेत्र में, सूचना के अधिकार के क्षेत्र में, वो सब करके दिखा दिया उन्होंने। और एक तो ये विषय था जिसमें मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो सरकार जब चयन प्रक्रिया में जाए तो उनको ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो डाइवर्स बैकग्राउंड से हो। दूसरा, उसमें जो आप डिले देख रहे हैं, जिस तरह का डिले हो रहा है, क्योंकि डिले की एक साफ वजह जो है वो ये भी है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होती है, पद खाली पड़े रहते हैं। और अभी इस वक्त अगर मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में भी ऐसी परिपाटी रही है कि कभी 4 सूचना आयुक्त बना दिए जाते, कभी 2 बना दिए जाते। जैसे अभी एक राज्य में छत्तीसगढ़ की बात देवेंद्र जी कर रहे थे, तो वहां पर सीआईसी है ही नहीं और बाकी 2 सूचना आयुक्त हैं। तो इस तरह का जो अपॉइंटमेंट होता है वो बिल्कुल भी सूचना के अधिकार के हित में नहीं है, और खासतौर से लोगों के लिए डिससर्विस है। क्योंकि जब जस्टिस सीकरी के जो जजमेंट है उसमें तो उन्होंने बोला कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो आरटीआई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तरह है। तो उनका कहना था कि भाई इसमें जो सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई 2-3 महीने से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि सुनवाई 1-2 महीने, इसको 2-3 महीने के अंदर इसको फ्यू मंथ्स, उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ है, फ्यू मंथ्स में सुनवाई हो जानी चाहिए। जबकि हकीकत यह है कि 2019 का वो जजमेंट अपनी एक तरफ है, और अभी भी स्थिति यही है कि 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल बाद नंबर आता है सुनवाइयों का। इतनी पेंडेंसी बढ़ गई है। उसकी मुख्य वजह यही है कि स्टाफ की कमी होना, और दूसरा इंफॉर्मेशन कमीशन की नियुक्ति भी नहीं होना। तो इंफॉर्मेशन कमीशन की नियुक्ति जो है वो बड़ा परेशानी का विषय है। इनफैक्ट जस्टिस सीकरी के उसी निर्णय में एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी था कि 1 से 2 महीने पहले इनिशिएट कर देना होगा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति को, और उसके बाद ताकि जो जैसे ही पद खाली हो उस समय तुरंत नियुक्ति हो जाए। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। नियुक्ति की प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ही कितने समय से टल रही है, झारखंड में कितने समय से टलती जा रही है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो मैं कह रहा हूँ कि उसका पालन तो हो ही नहीं रहा है। वहां पर बार बार कंटेम्प्ट के लिए जाना पड़ रहा है। और ये एक बड़ा विषय था उसमें। और नियुक्ति को लेकर के उसमें कुछ और भी पॉइंट उन्होंने जो जजमेंट था उस जजमेंट में उन्होंने हाईलाइट किए थे, जस्टिस सीकरी और जस्टिस अब्दुल नजीर ने। उसमें ये भी था कि जो पूरा जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें किस तरह से अपॉइंटमेंट को पारदर्शी बनाया जाएगा। उसमें अ, उसका जो एडवर्टीजमेंट होगा, सर्च कमेटी जो होगी, सर्च कमेटी की डिटेल जो है वेबसाइट पर डाली जाएगी। और जो क्राइटेरिया जो होगा कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने का, उसमें भी पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। और उसमें उसके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो भी उसको वेबसाइट पे डाले जाएंगे। जबकि हमें इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन, इस तरह की कोई पारदर्शिता अपॉइंटमेंट के इसमें संदर्भ में देखने को नहीं मिलती है।
तो यहाँ पर मुझे लगता है कि खास तौर से जब यहाँ हम ये देखते हैं कि जिस तरह से डिले हो रहा है और जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, और जितना लोगों के वहां पर अप्रोच करने के बावजूद लोग अखबार में लिखते हैं, एक्टिविस्ट उसके उस मुद्दे को उठाते हैं, उसके बाद भी सरकार उसमें कोई निर्णय नहीं लेती, तो ये तो स्पष्ट है कि सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि टाइमली अपॉइंटमेंट हो। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो, भले ही वो कंटेम्प्ट फेस कर ले। तो ये उनकी लीस्ट ऑफ द प्रायोरिटीज हैं, जो कि एक बहुत चिंता का विषय है। भाई आप बंद ही कर दीजिए सूचना आयोगों को, अगर अगर बिल्कुल चलाने का इंटरेस्ट नहीं है आपको इस डिपार्टमेंट में। और जस्ट वो किस लिए नहीं है चलाने का इंटरेस्ट, क्योंकि चंद जो अधिकारी हैं जो कि कानून को तोड़ करके इंफॉर्मेशन को छुपाना चाहते हैं, उनके हितों की रक्षा करना चाहती है सरकार। बेसिकली उसमें फैसिलिटेट आप कर क्या रहे हैं? यहाँ अगर मेरा ये कहना है कि जब कोई कार्रवाई होती है, अगर किसी ग्राम, सबसे ज्यादा आरटीआई जो है, मैं बार बार कहता हूँ, सबसे ज्यादा आरटीआई जो है वो आती है पंचायतों से, ग्राम पंचायत में। अब ग्राम पंचायत में जो कार्रवाई होती है वो होती है पीआईओ जो होता है वहां पर, वो होता है ग्राम पंचायत सचिव, लोएस्ट ऑफ द रंग होता है ब्यूरोक्रेसी में वो। उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, उसमें किसका हित छिपा है? लेकिन इसको पूरी अगर ब्यूरोक्रेसी, पूरी पूरी सरकार अगर लामबंदी हो जाए कि नहीं, हमें इसको, इस अपॉइंटमेंट को ज्यादा से ज्यादा टालना है, और इंफॉर्मेशन कमीशन जो एक एक जिस स्वरूप में काम करना चाहिए, जैसे अभी आपने कल भी एक निर्णय शिवानंद जी शेयर किया है, जिसमें तो वो तो काफी फार रीचिंग निर्णय है, जिसमें इंक्वायरी की पावर्स ये तक उसमें कहा है कि नहीं, इंफॉर्मेशन कमीशन को पावर है अपनी इंक्वायरी कमेटी को सर्च कर बैठाने का। ये सब तमाम चीजें थी जो कि जो बताते हैं कि इंफॉर्मेशन कमीशन से अपेक्षाएं क्या क्या थी एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी। लेकिन हो ये रहा है कि सरकार उसको बार बार, जब भी ये विषय आता है, इंफॉर्मेशन कमीशन की नियुक्ति का विषय आता है, इंफॉर्मेशन कमीशन के किसी एक्शन के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करने का जो विषय आता है, हमने उदासीनता ही देखी है सरकार की इसमें, अधिकारियों की इसमें। और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें, इस विषय पर जितनी मतलब लोग बार बार कंटेम्प्ट ही करते हैं, और उसके अलावा मुझे इसमें कोई दूसरा कोई रास्ता दिखता नहीं कि आप बार बार कोर्ट में जाते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, उसके बाद फिर कंटेम्प्ट फाइल हो रहा है, कंटेम्प्ट में भी फिर एक और, फिर बाद में फिर उस कंटेम्प्ट का कंटेम्प्ट फॉलो अप कंटेम्प्ट होता है। तो ये एक अजीब सी प्रक्रिया एक बना दी गई है, और इसमें लोगों के में बार बार एक और विषय को मैं हाईलाइट करता हूँ कि भाई लोगों का इसमें इंटरेस्ट उतना नहीं है जिस तरह से लोगों को जुड़ना चाहिए। और यही वजह है कि सरकार जो है इसको लेकर के उतनी ज्यादा गंभीर नहीं है जितनी गंभीरता उसमें दिखनी चाहिए। जी शिवानंद जी। सर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा शिवानंद सर प्लीज। राउत सर से ही मैटर है। सर यहाँ पे मैंने कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग ये चीज समझना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, और एग्जैक्टली जो हमारा जो पत्र होता है, शिकायत होती है, अपील होती है, तो उसका एग्जैक्टली प्रारूप क्या होता है, हमें वहां पे कितने स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम हमें लगेगी, ताकि अगर हम कोई शिकायत लिखते हैं, देखिए सामान्य तौर पर तो हम लिख देते हैं कि पर्याप्त, मगर पर्याप्त के अंतर्गत कितना, मतलब एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपना पूरा एक मैनेजमेंट रन करने के लिए कितने कर्मचारियों की देखिए डिपेंड करता है इसमें, आवश्यकता है कुलदीप उसमें। जी, कुलदीप जी, इसका सीधा सा सिंपल ये है। जैसे हमारे पास जो था, वो दो लोगों का स्टाफ था। एक हमारे पास जो प्रवाचक थी हमारी वो थी, और एक जो हमारा जो स्टेनो रहता है वो था। दो ही लोग हमारे पास थे। जी जी। अब ये जो दो लोगों का अमला है, ये किसी भी इवन ब्यूरोक्रेसी में आप देखेंगे तो ये एक तहसीलदार से भी कम का अमला है। और रैंक थी, चीफ सेक्रेटरी की रैंक दे दिया आपने, अमला दे दिया तहसीलदार से भी कम का। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको, वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी जल्दी, अगर आपको एक, मैं कह रहा हूँ कि एक सिस्टम ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि मैंने वहां काम किया है मुझे मालूम है। एक सिस्टम ऐसा भी बन सकता है कि आपकी अपील आने के 2 महीने के अंदर अपील की सुनवाई हो जाए। लेकिन उसके लिए पर्याप्त सिस्टम होना, पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए। अब ये दो लोगों के सहारे अगर आप सुनवाई करेंगे, कर भी लेंगे, वो जो ऑर्डर्स हम देते हैं, उस ऑर्डर्स को टाइप करने में ही उनको, ये दो लोग जो थे उनमें से लोगों की तबीयत भी खराब होती है, उनके कुछ काम भी होते हैं, छुट्टी भी लेते हैं, सब तमाम चीजें होती है। सरकारी छुट्टी तो अब तुमको मालूम ही है, मध्य प्रदेश में तो अब तो जी वो जी। हर सैटरडे को छुट्टी हो गई है।
तो जी 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 जी। उनके काम करने का तरीका भी आपको मालूम है कि सुबह कितने बजे ऑफिस खुलता है और अल्टीमेटली लोग कितने बजे आते हैं, और कितने बजे ऑफिस बंद होता है उससे पहले ही 1 घंटे पहले ही लोग चले जाते हैं। ये सब भी तमाम तरह की चीजें हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं में कसावट की जरूरत है, और कम से कम मुझे लगता है कि अगर 10 से 12 लोग जो हैं, वो स्टाफ, सिर्फ लिखने वाला स्टाफ अगर आपको मिल जाए, तो आप ये आराम से आप इसको 2 महीने के अंदर जो है, हर अपील की डेडलाइन आप कर सकते हैं, 2 महीने के अंदर कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में तो एक रूल भी है जिसमें 180 डेज में अपील की सुनवाई का प्रावधान है, फीस अपील नियम 2005। उसमें लिखा हुआ है, ऐसा शासन का नियम है, और उसमें उन्होंने जी अपने जी। रूल्स बनाए कि 180 डेज में सुनवाई करनी है। लेकिन सुनवाइयां होती 3 3 साल बाद। तो यहाँ तो जी जी। सर, तो जैसे हम यहाँ पे कहना चाहें तो द्वितीय अपील शिकायत जैसे एक आपके आयोग में आई है ना, उसके हम्म। बाद वहां पे कोई ज्यादा लोड नहीं है, आवक जावक जो शाखा है वहां पे कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं है, आदेश उपरांत जो नहीं नहीं, वहां भेजने भी जो। वहां भी स्टाफ चाहिए, वहां भी सब स्टाफ चाहिए, क्योंकि क्या होता है देखिए, जो द्वितीय जो आवक जावक शाखा है, उनको भी उसको सेग्रीगेट करने के लिए लोग चाहिए। वहां पर जी जी जो स्टाफ तो पूरा बढ़ेगा, आप उसको मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक सूचना आयोग का जो पर्सनल स्टाफ होता है उसको आपको, जो अभी एग्जिस्टिंग स्टाफ है मध्य प्रदेश की बात करें, तो उनके पास 2 लोगों का स्टाफ है, उसको बढ़ा करके आपको 10 से 12 लोगों का स्टाफ करना पड़ेगा, क्योंकि रोस्टर बनता है, छुट्टी भी लगती है, उसमें वो जी स्टाफ जी घट करके रह जाता है। तो किसी भी मैनेजमेंट में जब भी आप एचआर और इसमें नियुक्ति की बात करते हैं, तो उसमें आपको छुट्टियां भी फैक्टर इन करनी होती है, तब जाकर के आप एक वास्तविक वो देख सकते हैं। वो 10 का फिगर कभी काम नहीं करता एक साथ। जी जी। तो अब इसमें सर जी 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 सर। एक तो ये हो गया, फिर दूसरा आपको जो 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 नीचे लेवल पे स्टाफ है, जो जो कि ये जो क्लरिकल काम में है, उसको आपको डबल एक्स करना होगा, खास तौर से जो जो ऑर्डर की प्रक्रिया में लगा हुआ स्टाफ है, जो जहां पर ये आपकी डाक आ रही है, डाक का सेग्रीगेशन हो रहा है, जहां से आपकी डाक जा रही है, वो सारा जो प्रोसेस है उसको आपको स्मूथ करना होगा। और जैसे सर ईमेल जो हो हमारी जो रहे कई हैं बार उसको ऑर्डर भी होते हैं, लेके। मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। जी जी एक जैसे सुनवाई की हमने, अब सुनवाई करने के बाद हमने उसको ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर के बाद हमको वेट करना पड़ता है कि वो जो बाबू है कब तक वो ऑर्डर टाइप करके ले करके आएगा। उसमें 2 3 दिन लग गए। वो ऑर्डर में करेक्शन कराया, फिर वो ऑर्डर जो है नीचे जाएगा, डाक उस पर सेक्शन ऑफिसर के पास साइन होने के लिए, काउंटर साइन होंगे। अब सेक्शन ऑफिसर के साइन होने में कई बार हमने देखा है कि 1 से 2 दिन लग जाते हैं। उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ चिड़िया बैठानी है, लेकिन उसमें भी हाँ। उसको 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो वो कई बार तो इतना फ्रस्ट्रेटिंग सिस्टम है कि वो छुट्टी पे चले गए साहब, तो हमारे ऑर्डर अटके हुए हैं। तो फिर मैंने तो उसको बाईपास करते हुए मैंने तो खुद ही उसमें फिर अपनी नोटशीट पे लिखना शुरू किया कि इस तरह की परिस्थितियों में मैं जो अपना बाबू है उसी को मैंने अधिकृत किया। मैंने कहा कि मैं इनको अधिकृत करता हूँ कि ये सेक्शन ऑफिसर अगर नहीं है और ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, उसी दिन रिलीज करना है, तो आप उसकी जगह काउंटर साइन करके फॉर करके आप उसको रिलीज कर दीजिए ऑर्डर। तो सर यहाँ मतलब था आपका मैं। ये सेक्शन हाँ हाँ। ऑफिसर को आप अधिकृत कर सकते हैं, मतलब ये चीजें है ना। जी, जी तो सर। सेक्शन ऑफिसर के पास पहुंचा, फिर सेक्शन ऑफिसर से फिर वो नीचे जाएगा डाक वाले। अब वहां पर भी जो डाक डिस्पैच वाला जो व्यवस्था है, उसमें भी क्योंकि ढेर सारी डाक जा रही है, एक ही आदमी है, 2 आदमी, जी जी। तो वो उसमें भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए इस लेवल पर जो पूरा जो डिस्पोजल सिस्टम है, उसमें आपको जो रिड्रेस कर रहा है उस सिस्टम को, उसमें आपको लोगों को बढ़ाने की जरूरत है। बाकी स्टाफ ठीक है, वो जो आपको जो अकाउंट्स हो गया, वो सब स्टाफ मैं उसको नहीं ला रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो स्टाफ जो कि अपील की सुनवाई प्रक्रिया में शामिल होता है, जो कि ऑर्डर के डिस्पैच प्रक्रिया में शामिल होता है, उनकी हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। इवन ऑफिस में जो देखिए क्या होता है, फाइलिंग सिस्टम है। अब मैं ऐसा तो नहीं हो सकता ना, अभी मेरे पास जैसे एक प्यून है जो कि वहां पर 10,000 ये 5,000 फाइलें पड़ी हुई हैं। तो 5,000 फाइलें अगर मैं 1,000 फाइलें मैं देख रहा हूं, मैं वो प्रोसेस में, तो उन 1,000 फाइलों को फिर वापस रखने की व्यवस्था, वापस निकालने की व्यवस्था, उसके अलावा जो ग्रीवियंस आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उसमें वो प्यून शामिल होता है, वो जाता है, उस लोग बोलते हैं भैया हमारी फाइल का क्या हुआ। तो वही प्यून जो मेरे पास आ रहा है, जो कि फाइलों को लेकर के आ रहा है, फाइलों को लेके जा रहा है, वही प्यून का काम ये भी है कि वो जाकर के फाइलें निकाले। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये 10 तो आपको क्लरिकल जो वाला स्टाफ है, जो कि लिखने वाले जो लोग होते हैं, 10 से 12 लोग आपको लिखने वाले चाहिए। स्टेनो, जी जी आपको जी स्टेनो जी। मिल जाए वही काफी है। आपको वहां पर एक लीगल ऑफिसर चाहिए, आपको एक लीगल ऑफिसर वहां पर एडवाइजर चाहिए, लीगल एडवाइजर आपको, जैसे सीआईसी में रहता है लीगल एडवाइजर, वो आपको जी चाहिए।
आपको आपके फॉलो अप आदेश, जैसे हमने आदेश दे दिया, अब ये हमारा काम नहीं है, हमने आदेश दे दिया कि भाई इस व्यक्ति पे 25,000 पेनल्टी लगाई जाए। अब उसमें दिक्कत क्या है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल जो इश्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पर ये होता है कि जैसे हम अब कंटेम्प्ट हो गया, उन्होंने कोई पेनल्टी लगाई नहीं, और उस पे लोग वापस हम पर वापस आ रहे हैं कि साहब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब उसमें सूचना आयुक्त वापस अपने आदेश के इम्प्लीमेंटेशन में उलझ रहा है। मतलब वो नए आदेश को क्या सुनेगा, नए आदेश को क्या लिखेगा, वो सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। वो वो अपने ही आदेश के एग्जीक्यूशन में उलझ रहा है, जबकि ये काम होता है रजिस्ट्रार का। तो रजिस्ट्रार भी नहीं है वहां पर। तो आपको अपना एक पूरा बेसिकली एक सेक्रेटरिएट टाइप का होता है, जिसमें आपके पास रजिस्ट्रार हो, आपके काम देखे। और होता ये है कि मुख्य सूचना आयुक्त जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने लिए तो ठीक है 2-3 एड्रेस ऑफिसर्स रख लिए उन्होंने कि भाई मेरा मेरा काम है, तो मैंने अपने 2-3 ऑफिसर्स पे अलोकेट कर दिया। बाकी सूचना आयुक्त हैं, तो उनके लिए साइनिंग अथॉरिटी सिर्फ एक को दे दी, तो वहां जाके फाइल जी अटक जी जाएगी। उन्होंने अपना तो अपने काम के लिए वो अपने सेक्रेटरी को भी बोल सकते हैं कि भाई ये इसमें जितना पेनल्टी वाला ये सब काम है आप देखिए, आप एग्जीक्यूट करवाइए, एग्जीक्यूशन को उनको दे दिया लिखित में, तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अन्य जो सूचना आयुक्त है उनके काम वैसे ही अटके रह गए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें जो पूरा जो एक फुल फ्लेजेड सेक्रेटरीट टाइप होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में जैसे उन्होंने अपनी डिवीजन के हिसाब से डिवीजन बेंच एक बनाई हुई है, उसमें उन्होंने पूरा एक सिस्टम बना के रखा हुआ है। तो वैसा ही आपको एक सेपरेट सिस्टम हर सूचना आयुक्त का जब तक नहीं देंगे, तब तक व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा। सर, स्टाफ को लेके कोई रूलिंग वगैरह पहले से नहीं है क्या? मतलब जैसे बनी बात है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए कोई एक पर्टिकुलर स्टाफ की देखिए जिसका हम एक स्टैंडर्ड मान कुलदीप के सिंह शिकायत जी, कर सकें? कुलदीप सिंह जी, क्या हुआ क्या, जब ये नियुक्तियां हुई, तो एक तो जब नियुक्तियां हुई तो उस समय जो जब आरटीआई एप्लीकेशन आ रही थी, उतनी ज्यादा आरटीआई एप्लीकेशन नहीं थी। तो कम स्टाफ लगाया गया। दूसरा, अधिकतर ब्यूरोक्रेट्स थे, जिनका उसमें बहुत कम इंटरेस्ट था कि भाई सुनवाई कर लें, कुछ कर लें। वो पोस्ट रिटायरमेंट वाले स्टेज में आते हैं अधिकतर लोग तो। जी 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 जी। तो वो तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के हिसाब से आते हैं कि भाई कुछ समय आराम से, अब मतलब जितना काम करना था कर लिया, रिटायरमेंट के बाद अपना जो आराम करना है, तो वो रिटायरमेंट रिटायरमेंट का आराम गृह जो बोलते हैं हम लोग, वो बन गया था। तो उनका काम में तो फेवरेबल इंटरेस्ट ही कम पार्किंग था। स्लॉट सर, हाँ, इसको बोलता है फेवरेबल पार्किंग स्लॉट। हाँ, फेवरेबल पार्किंग स्लॉट। तो वो तो अब वहां पर काम तो होता ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जो लोग काम करते हैं उनके लिए दिक्कत होती है। तो तो इसीलिए कोई इसमें जो जो भी अच्छा, ये होता ये है कि जो स्टाफ का एलोकेशन होता है, ये सारी चीजें होती है, वो जो पावर होती है वो वेस्टेड होती है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास। तो आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या होता है कि वो अपने पास तो सारा स्टाफ रख लेता है। जैसे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में ही जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, उनके पास, मेरे पास जैसे 2 लोग थे, उनके पास 7-8 लोग थे। हम्म, समझ रहा हूँ भाई सर। ये क्यों, ये व्यवस्था क्यों? आपने अपने जी पास 7-8 लोग रख लिया। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने किया, इससे पहले भी जितने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स रहे हैं, सबने अपने ऑफिस में अपना जो स्टाफ है वो बिल्कुल अच्छा खासा रखा है। अपना एक गनर लगा दिया, अपना एक ये रख लिया, हाँ। अपना वो रख लिया। ये सब व्यवस्थाओं के साथ चलते हैं। लेकिन बाकी स्टाफ, बाकी जो आप, मैं कहता हूँ कि चलिए गनर वनर तो अपनी अलग जगह की चीजें, मैं कह रहा हूँ लेकिन जो लिखने वाला स्टाफ है, हाँ, स्टेनो है, जिसके पेपर वर्क। जिसके जिसके बिना काम नहीं हो सकता है। जी आपके जी हाथ बंधे हुए, आपने ऑर्डर दे दिया, आप बैठे हुए हैं अब ऑर्डर के इंतजार में कि ऑर्डर टाइप होके कब आएगा। तो जी जी। ये जो व्यवस्था है उसको, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जो आपके जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स का इंप्लीमेंट कैसे होगा, उसके लिए रजिस्ट्रार, उसके लिए ऑफिस स्टाफ, मतलब वो सब प्रक्रिया जो है ना, उसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि अपील का इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब अपील अपील का इंप्लीमेंट नहीं होता है तो एक सेट प्रोसेस है, और वो एक नियम के तहत है। उसमें क्या है कि अगर अपील का पालन नहीं हुआ, आपने जुर्माने की राशि जमीन जमा नहीं की है, तो सेकंड स्टेज ये होगा कि वो अधिकारी के सैलरी में से काटा जाएगा। ठीक है। वो जी उसके लिए लिखा जाएगा, उसके लिए लिखा पढ़ी होगी, उसके बाद फिर वो आरएसी के वो आरसी की कार्रवाई होगी, उनके लिए कलेक्टर को लिखा जाएगा कुर्की के लिए। तो ये सब तो एक अधिकारी कर सकता है आराम से, सेट प्रोसेस का हिस्सा है, उसमें रजिस्ट्रार कर लेगा ये सारे काम। इसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर को उलझने की जरूरत नहीं है भाई। ये तो वो वाली कहानी हो गई हम्म। कि अब आप डंडा लेकर, एक तो आपने चोर को पकड़ा। हाँ, अब उसके बाद यहाँ क्या है, पनिशमेंट भी यहाँ दो। यहाँ दिक्कत है कि चोर को पकड़ने के बाद अब आप उसको, मतलब मैंने जेल तक पहुंचाओ,
जेल के अंदर फिर जेल की पहरेदारी करो, जेल से बाहर नहीं भागे। अरे भाई, ये काम पुलिस का काम सिर्फ उतना ही होता है कि चोर को पकड़ लिया, बाकी काम तो कोर्ट का है, अदालत का है, उसको देखना, उसको सजा देना, उसके बाद जेल का है। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, यहाँ तो सब कुछ सूचना आयुक्त के ऊपर डाल दिया है कि आप ही को देखना है, आप ही को करना है सब कुछ। तो ये व्यवस्था में सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है सर। सर इसमें मैं लास्टली बस एक पॉइंट और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा सर। ये जो आदेश, मैं इन सब चीजों में सर डिजिटलाइजेशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि वहाँ एक अपना रिकॉर्ड रूम होगा जहाँ पे सारे आदेश हार्ड कॉपी के फॉर्म में रखे जाते हैं। हम्म। तो सर ये आदेश अपलोड करना, ये ऐसा कौन सा भारी काम, मुझे तो समझ में नहीं अरे आया ये अभी तक। दिक्कत क्या हुई है कुलदीप जी, मैं ना बता रहा हूँ कॉज ये। लिस्ट इन लोग मतलब सेट ने करते हैं। जी जी। ये क्या है, इस जमाने में मतलब 21वीं सदी में अंगूठा छाप टाइप के लोग मतलब इन्हें सिस्टम में हाँ बैठ हाँ गए। उनके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉकेड है। वो देख ही नहीं पाते हैं कि ये सिस्टम जो है मतलब ये हम ही लोग बोलते हैं ना कि भाई आपने जो मेरे कंप्यूटर पे है, उस कंप्यूटर के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल करके फिर वापस उसको स्कैन करना, स्कैन करके अपलोड करना, ये कौन सी होशियारी का काम है? मतलब कौन करता है आज के जमाने में? किसी बच्चे को भी बोल दीजिए, जो कि उनका ही बच्चे होंगे, उनके बच्चे को बोल दो कि भैया जरा इसका जरा स्कैन कर दो, तो वो वापस हाँ मोबाइल से स्कैन करके दे देगा आपको। जी जी। तो ये कंप्यूटर से ही अपलोड हो जाना चाहिए। सब इसके लिए सब इन्होंने प्रोसेस क्या बनाई हुई है, कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट आउट के बाद उसको स्कैनर में डालेंगे, स्कैनर के बाद फिर उसको अपलोड करेंगे। अरे भाई, डायरेक्ट कंप्यूटर में एक बटन होता है, उसको पीडीएफ दबाएंगे और सीधे पीडीएफ उसमें छप जाएगा, वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन उन्होंने सिस्टम क्या है कि मेंटल ब्लॉकेड ये है कि देखिए, जो एक एज एक मतलब एक पीढ़ी जो होती है जो कि कंप्यूटर से फ्रेंडली नहीं है, कंप्यूटर फ्रेंडली पीढ़ी नहीं है, तो उनके इसमें क्या होता है, वो लोग कभी इससे मतलब मैंने कई ब्यूरोक्रेट्स को देखा है, वो बिल्कुल इजी नहीं रहते हैं, कंफर्टेबल नहीं रहते हैं कि ये जो काम कंप्यूटर पे हो रहा है। उनका ये मानना है, वो अभी भी फाइलिंग, ट्रेडिशनल फाइलिंग सिस्टम में बिलीव करते हैं। तो वो और इवन हर जगह जो है एक पैरेलल सिस्टम बन गया। आपको मालूम है कि ये जो जब से ये जो डिजिटाइजेशन का जो वो हुआ है, उल्टा इन लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया है कि उल्टा सिस्टम पे ज्यादा बोझ पड़ गया है। जो आदमी अभी तक एक आदमी, हम लोगों का काम क्या था कि उस पे जा रहा था, स्टाफ तो बढ़ाया नहीं, तो अभी तक सिर्फ प्रिंट आउट निकाल करके ऑर्डर ऐसे मैनुअली जा रहे थे। अब उन्होंने बोला डिजिटाइजेशन करना है, तो वही आदमी जो कि प्रिंट आउट निकाल रहा था, अब उसी आदमी को उन्होंने उस पर भी डाल दिया। मतलब उसमें स्टाफ बढ़ाना चाहिए, आपको डिजिटाइजेशन करना है तो एक स्टाफ, आपको डेडिकेटेड स्टाफ जिसका ड्यूटी यही हो कि वो डिजिटाइजेशन प्रोसेस को पूरा समझे और देखे उसको। तो वो नहीं किया उन्होंने। उन्होंने उसी आदमी पे डाल दिया कि भाई ये आप ही की ड्यूटी है, आप ही को करना है। तो या तो उसको सिस्टम को, मेरा कहना है कि उसमें जो अच्छा वो प्रोसेस उन्होंने डबल तो रखा ही हुआ है कि मैनुअल अपना एक प्रिंट आउट वाला सिस्टम भी चल रहा है, फाइलें फिजिकल फॉर्म में भी चल रही हैं, दूसरा डिजिटल भी चल रही है। जबकि होना ये चाहिए, जो जो डिजिटल सिस्टम होता है, जो सही मायने में डिजिटल होता है, वो पूरा ऑर्डर जहाँ टाइप होता है वो ऑर्डर उसी पे रहेगा, और ऑर्डर का पीडीएफ बन बन करके अपने जो रिस्पेक्टिव उस पर है वो अपने आप वहां से अपलोड हो जाएगा, और वहां से जिस जिस जो भी एप्लीकेंट है, रिस्पोंडेंट है, उन तक पहुंच जाएगा। सर मेरा एक प्रश्न है सर राहुल सिंह साहब से। हाँ जी। सर 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 आपने सर, जो मैं यहाँ पे वीरेंद्र सर, मैं बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिएगा सर। मैं बस एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा सर। सर मैं किस गुणवत्ता की तलाश कर रहा हूँ आयोग में, अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने एक आरटीआई फाइल किया था लाइफ एंड लिबर्टी को लेके। सर 3 घंटे के अंदर ना, हमने ईमेल के माध्यम से किया था, और हमें 3 घंटे के अंदर हमारी बकायदा नियम कानून के साथ, मतलब उन्होंने कारण, उचित कारण के साथ उसको रिजेक्ट किया, 3 घंटे के अंदर हमें वापस सेंड कर दिया। मतलब मैं इस गुणवत्ता की तलाश कर रहा हूँ हमारी सूचना आयोग में। होपिंग सो कि अब नहीं, देखिए क्या होता अबे है। 50 साल इंतजार कीजिए। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, आप लोग का साथ है, आज मीटिंग हो रही है, अरे अब हम वक्त लोग तो, आएगा हम का बात, हम लोग तो जाने वाला है, वेटिंग रूम में बैठे हैं। अरे नहीं नहीं सर। दादा, दादा फॉर्म में रहते सर मेरा एक प्रश्न है, वो आपने जी जो विनेश सर, जजमेंट जी चले, विनेश दिया है ये देखिए सर, मेरा मेरा एक सिंपल सा समझ है। मैं जितना पढ़ाई लिखाई कम बेसी किया है, इसमें हमको एक चीज समझ में आया है। आपको अगर कुछ सिखाना है किसी को, तो पहला बात है जो विद्यार्थी है उसको सिर झुकाना होगा टीचर के सामने। दूसरा बात है, विद्यार्थी अगर, विद्यार्थी का जो आदत आदत होता है स्टूडेंट को, फांकीबाज होगा ही, कम बेसी फांकीबाज होगा ही। तो उसमें टीचर को बीच बीच में डंडा भी पकड़ना पड़ता है, तब कुछ सीखेगा। लेकिन अभी डंडा पकड़ने का जमाना खत्म हो गया। डंडा पकड़ने से बोलेगा तुमने ह्यूमन राइट्स वायोलेशन कर दिया, इसीलिए सब गधा पैदा हो रहा है। कुलदीप जी जो चीज मांग रहे हैं ना आप, वो आप लिख के रखो, हम रहे ना रहे दुनिया में,
वो आपको 50 साल का पहले नहीं मिलेगा। अभी गांव, दूर दराज गांव में जाओ, आपको पता चलेगा कितना मूर्ख और मतलब क्या गांडू किस्म का आदमी रहता है। उसको हाँ जी। बोलने से समझता नहीं है, सिखाने से सीखता नहीं है। लेकिन नहीं भाई, हम इस जमाना में ठीक है, मैं जो जहां हूं मैं ठीक हूं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, जी जो भी हो जाए। वीरेंद्र सर। जी अभी वीरेंद्र सर। अभी तो कुलदीप सिंह जी, अभी ये हालत है सूचना आयोग की कि जब नगर परिषद राजगढ़ लिखा हुआ है तो उसमें ग्रामीण विकास विभाग लिख के दे। सर तो ये लास्टली मैं इन सब कंडीशन है चीजों पे अभी। एक ही चीज कहूंगा कि आज हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ में राहुल सर हैं, वीरेंद्र सर हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, मतलब परिवर्तन भी आ जाएगा। हाँ, जी वीरेंद्र जी मेरा एक कुछ प्रश्न पूछ है रहे थे। राहुल सिंह साहब से। जी जी सर जी आपने सर। जो जजमेंट बताया था अब्दुल रशीद और एके सिंह जस्टिस का, ये हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है, कौन से ईयर का है हाँ, ये? एक ही डिग्री का है जस्टिस। हाँ, वो मैंने हाईकोर्ट बोल दिया था क्या? नहीं, सुप्रीम हाँ नहीं, कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का कौन से ईयर का है? ये 15 फरवरी 2019 का है। जस्टिस अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एके 15 सीकरी, फरवरी 2019। अब्दुल नजीर। अच्छा, अब्दुल नजीर। ओके। ये आरटीआई एक्ट के बारे में है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके। सर केस नंबर पता है? केस नंबर केस सर? नंबर, केस नंबर मालूम है इसका? केस नंबर नहीं मालूम मुझे। केस नंबर या एग्जैक्ट साइटेशन यदि हो तो। अच्छा मैं सर, मैं देखता ढूंढ हूँ। लूंगा। हाँ ढूंढ लूंगा मैं, इतना डिटेल सफिशिएंट है। जी जजमेंट की डेट है तो उससे शायद मिल जाएगा। थैंक यू सर। और दूसरी जो बात आपने बिल्कुल सही कर टेक्निकली सर, कि जैसे जी वर्ड से पीडीएफ कन्वर्ट करना जो है, तो डायरेक्ट कन्वर्शन भी हो जाता है। और जो नए वर्जन है 2007 के बाद के, उसमें ये सब फैसिलिटी है। उसके दो फायदे हैं। पहली बात तो ये है कि उसमें मेमोरी कम लगती है, डायरेक्ट वर्ड से पीडीएफ करो तो। हम्म, दूसरा फायदा उसमें यह है कि क्वालिटी बहुत सही होती है। अदरवाइज क्या होता है कि पहले प्रिंट करो, फिर साइन करो, फिर स्कैन करो, तो उसमें क्या है, तो मेमोरी ज्यादा लगती है और क्वालिटी उतनी सही नहीं आ पाती है। दूसरा है कि सिग्नेचर की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि जजेस के सिग्नेचर तो वेबसाइट पर अपलोड होते नहीं है। तो फाइल में जो होता है वो साइंड कॉपी रहती है, और बाकी जो कॉपी होती है वो डायरेक्ट वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करके किया जाए तो टेक्निकली भी ज्यादा सही है, और उसमें कम टाइम में हो जाता है। तो वो ये अरे अननेसेसरी अब तो प्रिंट करने का नहीं आ अब रही तो है। इनफैक्ट इतना काम इजी हो गया। जैसे मैंने अपने स्टाफ को सिखाया था, हमारे क्या करते थे, जैसे मैंने कुछ एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को मैंने कहा कि वो ऑर्डर फिजिकल फॉर्म में ही था, तो उसको टाइप करना था। अब वो कम से कम 15-20 पेज का ऑर्डर था। तो अब उसमें वो कहने लगे कि अरे साहब, इसमें तो हमें टाइम लग जाएगा, एक दिन बाद आपको दे देंगे। तो मैंने कहा भाई, ये गूगल लेंस है, इसको आप गूगल लेंस पे लो, हाँ, ये फोटो खींचिए, स्कैन हो जाता 2 मिनट के है अंदर बिल्कुल। आपका ये वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका वॉइस टू 5 मिनट टेक्स्ट के आ अंदर जाता आपकी फाइल पूरी तैयार हो जाएगी। बाद में हम उसमें एडिशन है। करा देंगे जो कराना है। जी सर। पहले तो पीडीएफ में भी ये कॉपी एंड पेस्ट फैसिलिटी नहीं थी, अब तो पीडीएफ से वर्ड में भी डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है। और जो गूगल लेंस है, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं ओसीआर टेक्नोलॉजी, जी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर। तो तो ओसीआर टेक्नोलॉजी जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, उससे आप कोई भी इमेज को वर्ड में कन्वर्ट करके कहीं से भी, मतलब इवन हैंड रिटन डॉक्यूमेंट हो, उससे भी कॉपी एंड पेस्ट हो जाता। थोड़ा मैन्युअली एडिटिंग की जरूरत पड़ती है कभी कभी, जी लेकिन ये टेक्नोलॉजी पहले से ही है, तो उससे बड़े बल्क में भी ये हो जाता है। तो जहां पर जो डॉक्यूमेंट मतलब जो स्कैंड या ये करके उसमें क्वालिटी खराब हो जाती है, उसके बजाय डायरेक्ट वर्ड टू पीडीएफ किया जाए तो ये सब झंझट बच जाता है और बहुत जी। फास्ट काम हो जाता है। धन्यवाद। राहुल सर, आपने भी तो एक जी राहुल मेरे सर। ख्याल से एक आदेश दिया था कि आप अपलोड 24 घंटे के अंदर आदेश आप अपलोड करो वेबसाइट पे, ऐसा कुछ मेरे को ध्यान आ रहा है। अ, आदेश अपलोड करने के लिए? हाँ, डिसीजन जितने भी आदेश हैं उनको अपलोड करो वेबसाइट। अ, नहीं, वो सूचना आयोग में को तो मैं आदेश दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो काम तो मुख्य सूचना आयुक्त का होता है। ऐसा कुछ जानकारी में आ रहा है सर आपका ही? ठीक है सर। सर अब हम थोड़ा सा क्रमबद्ध बिंदुओं से जैसे हम चलते हैं सर राहुल सर, जैसे हम लोग तो पर्सनली जैसे नियुक्तियों से हम लोग काफी हद तक जो वास्तविक वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें काफी हद तक खाली है सूचना आयोग। तो सर इसमें लास्टली एक हम आगे 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 बात करेंगे कि हम किस तरह से हमारा आवेदन बनना चाहिए ताकि हम नियुक्तियों के लिए चर्चा कर सकें। दूसरी पहले उससे पहले मैं ये चर्चा करना चाहूंगा सर, फंडिंग की कोई बहुत ज्यादा विशेष इसमें क्या खर्चे का काम है ये सब चीजें? बिल्कुल भी मतलब। खर्चे का काम नहीं है। मतलब देखिए, सरकार का जो बजट होता है वो लाखों करोड़ों का होता है, और सूचना आयोग का जो बजट होता है वो बहुत ही छोटा सा बजट होता है। मतलब 10-12 करोड़ में तो उनका पूरा वो खत्म ही हो जाता है, और उसमें से 80-90% जो है उसमें सैलरी में चले जाता है। तो डिपेंड करता है कि किस स्वरूप में सूचना आयोग काम कर रहा है।
लेकिन मेरा कहना है कि वो बजट जो है, अगर आप उसको दूसरे डिपार्टमेंट के बजट देखेंगे, वो तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। उनके यहाँ तो हजारों लोगों के स्टाफ रहता है, ये तमाम चीजें रहती हैं, उतनी सैलरी रहती है, उतने विकास कार्य होते हैं। यहाँ तो बजट भी बहुत छोटा सा है। तो ये कोई इतना आर्थिक बोझ का विषय नहीं है किसी भी सरकार के लिए। और खास तौर से जहां आप रिड्रेसल ग्रीवियांस सिस्टम को देख रहे हो, जहां लोगों की परेशानियों को देख रहे हो, उसके देखते हुए तो ये बिल्कुल भी, ये तो मतलब सेवा वाला काम है ना। आप लोगों, इससे किसी व्यक्ति का भला नहीं हो रहा है, सूचना आयुक्त का भला नहीं हो रहा है, सूचना आयुक्तों का भला नहीं हो रहा है, ये आम आदमी का भला हो रहा है। इसको जब तक सरकार अपने इसमें नहीं इसको समझ पाएगी कि हम जो सूचना आयोग को अगर पावरफुल बनाएंगे, और अगर ग्राम पंचायत की इंफॉर्मेशन बाहर निकलने लगेगी, जो पंचायत के सचिव है उनके ऊपर कार्रवाई होने लगेगी, इसमें और पंचायत सचिव को बचाने में हमारा कोई हित नहीं है, इसमें लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा, लोगों का कल्याण होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन रुकेगा, ये जब तक सरकार के दिमाग में ये बात नहीं बैठेगी, तब तक आप कोई व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद करना मतलब बेमानी है। जी। वीरेंद्र सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? सर अब थोड़ा सा आपसे चर्चा करना था सर। यहाँ पे जैसे कि ओवरऑल इस हाँ कंक्लूजन में जी, सर हमारे पास दो चीजें आ रही हैं। एक तो हाँ जी, माननीय इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति, तथा दूसरा स्टाफ की नियुक्ति। तो सर हम्म। वीरेंद्र सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ, यस। जी। तो सर आज का विषय जैसे है सूचना आयुक्त की नियुक्ति संबंधित कोर्ट आदेशों निर्णयों पर चर्चा। तो सर अब मतलब मान के चलिए सर, मैं हो गया, हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं और आप सभी लोग भी हैं, हम लोग किस प्रकार से इन नियुक्ति के लिए ग्राउंड लेवल पे वर्क कर सकते हैं? पहला है इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, दूसरा है स्टाफ की, क्योंकि सर बिना स्टाफ के तो ऐसा आयोग का प्रॉपरली वर्किंग होना वो भी संभव नहीं है। जी, मेरा इसमें ये ओपिनियन है कि ये दोनों अलग अलग इशू है, क्योंकि जहां तक जी। सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति है तो आरटीआई एक्ट के मुताबिक होती है। तो ये तो हाईकोर्ट में या मुख्यमंत्री लेवल पे ये प्रतिवेदन दिया जा सकता है, या हाईकोर्ट में पीआईएल की जा सकती है। और जहां तक स्टाफ का सवाल है, तो ये जो नोडल डिपार्टमेंट है फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो जो सेंटर में डीओपीटी है और जो स्टेट में जीएडी है, जन सामान्य प्रशासन विभाग, या जो भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग विभाग भी हो सकते हैं, तो जो भी नोडल डिपार्टमेंट है उनको लिखना पड़ता है। और जनरली जो आईसी या सीआईसी है वो अपने स्टाफ के लिए लिखते भी है। और उनका जो स्टाफ होता है, इसमें भी कई तरह का स्टाफ होता है। जैसे कुछ सचिव जनरली आईएएस रैंक के होते हैं, तो ये ट्रांसफरेबल पोस्ट होती है, वो आईएएस सरकार नियुक्त करती है। डेप्यूटी सेक्रेटरी वगैरह पीसीएस ऑफिसर होते हैं जो प्रोविंशियल सर्विस सिविल सर्विसेज से आते हैं, तो ये पीसीएस ऑफिसर है, वो भी ट्रांसफरेबल होते हैं। कुछ स्टाफ उनका परमानेंट हो सकता है, कुछ वो स्टाफ आउटसोर्स टाइप का होता है। तो ये जो होता है, इसमें रिक्वायरमेंट जो होता है, ये जो सीआईसी या आईसी जो होते हैं, सीआईसी या एक्टिंग सीआईसी जो होते हैं, तो वो शासन को लिखते हैं। और शासन फिर उसमें खास करके जो इनका सामान्य प्रशासन विभाग है, वो फिर कार्मिक विभाग को लिख के वगैरह, और कार्मिक और वित्त वगैरह देख के उसका वित्तीय बोझ वगैरह कैलकुलेट करके, वो जो लंबी प्रोसेस होती है, तो उसके बाद वो पोस्ट क्रिएट होती है। और फिर जब पोस्ट क्रिएट होती है, तो इसमें जो या तो जो आयोग की पोस्ट है, तो वो आयोग विज्ञापित करके सीआईसी आईसी इंटरव्यू लेके अपॉइंट कर सकते हैं। और यदि आउटसोर्स हो तो फिर वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के ठेकेदार उसको देते हैं, और वो स्टाफ को सप्लाई करता है जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होता है। धन्यवाद। जी जी। तो वीरेंद्र सर, जैसे कि हम इसी पे कंटिन्यू जैसे चर्चा कर रहे हैं अभी, तो हम यहाँ पे हम अपने देश में हैं, यहाँ बहुत सारे स्टेट हैं, एसआईसीज में की जो स्थिति है, तो हम जैसे एसआईसीज की बात करें तो सर एक आवेदन लिखना और एक प्रभावशाली आवेदन लिखना, दोनों में ही थोड़ा सा मैं मानता हूँ अंतर है। हम ऐसा आवेदन बनाएं जिससे प्रभाव भी पड़े सामने वाले को, और उसमें बाकी सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के जो पूर्व आदेश हैं उनको भी हम संकलित करके उस पर प्रस्तुत करें, कि ताकि वो उस चीज का हमें पीआईएल तो सर देखिए बिल्कुल है ही हमारे पास ऑप्शन, उसके लिए तो हम बिल्कुल मना कर ही नहीं रहे हैं। बट क्या हम इस चीज में प्रयास कर सकते हैं कि हमारा जो शुरुआती प्रभाव है मुख्यमंत्री को जो हम पत्राचार कर रहे हैं वो काफी हद तक की प्रभावशाली हो, ताकि वो खुद भी उस चीज को रियलाइज करें कि भाई अब देखो अब हमें नियुक्ति करनी ही होगी। तो सर इसके लिए हम किस प्रकार से पत्र का जो स्वरूप है वो रखें, और पत्र जो है वो किन किन अधिकारियों, मतलब देखिए मुख्यमंत्री के अलावा क्या हम प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, और किन किन को हम पत्राचार कर सकते हैं, मतलब उसमें हम सीसी किस किस को करें साथ में? जी वीरेंद्र सर। नहीं, इसमें कमेटी में तो तीन ही लोग होते हैं इसमें, जो या तो जो प्रधानमंत्री और एक मंत्री और विपक्ष का नेता, या लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का नेता। स्टेट लेवल पे हो तो मुख्यमंत्री और एक मंत्री, और जो विपक्ष का नेता या लार्जेस्ट पार्टी का नेता।
तो इनको जो कमेटी के सदस्य होते हैं उनको लिखा जा सकता है। पीआईएल यदि करना है तो तब तो वो हाई कोर्ट में ही हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला गया था। और क्या है कि एक बार आयुक्त या सीआईसी की नियुक्ति यदि हो जाए तो बाद में फिर जो स्टाफ की नियुक्ति है वो फिर उनका काम है, तो वो फिर गवर्नमेंट से फॉलो अप या परस्यू करते रहते हैं, क्योंकि कितनी रिक्वायरमेंट है ये हम बाहर से नहीं बता सकते। ये तो जो आयोग के अंदर है कि किसको कितनी आवश्यकता है, किसको कितना वर्कलोड है, और जो स्टाफ की आवश्यकता होती है उसके मुताबिक वो डिमांड करते रहते हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि बजट के लिए वो लोग उन्हीं पर निर्भर होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर। और ये कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का नहीं होता है। देखो सीएफआई में क्या होता है कि इट डजंट गो बिफोर द पार्लियामेंट, वो लोकसभा से बजट पारित नहीं करना पड़ता, उसमें ऑलरेडी वो होता ही है, सीएफआई से सीधे ग्रांट्स मिल जाती है। लेकिन जो बाकी जो होता है ये सीएफआई से नहीं होता है, तो ये जो पेमेंट होता है ये बजट के थ्रू पारित करना पड़ता है संसद को या असेंबली को। और ये जब बजट पारित करता है वो बजट के बाद, बजट में भी दो तरह का होता है, प्लान होता है, नॉन प्लान होता है। तो पोस्ट यदि 5 साल या 5 साल से ज्यादा रहनी है तो फिर जनरली वो प्लान बजट में आता है, अदरवाइज टेम्पररी आवश्यकता है स्टाफ की तो वो नॉन प्लान में आता है। तो इस तरह से कार्मिक विभाग और वित्तीय विभाग जो है वो इसका वित्तीय भार कैलकुलेट करके जो पोस्ट वगैरह के पर ये अपॉइंटमेंट की वगैरह या पोस्ट सैंक्शन करने की प्रक्रिया करते हैं। और उस पर फिर जो अपॉइंटमेंट है वो फिर शासन का जो नोडल विभाग है, जीएडी है या वो, या फिर जो इसमें सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त है, उनसे उनसे कंसल्टेशन करके ये नियुक्तियां की जाती है।